हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और आज मैं आपके सामने सॉलिड मैकेनिक्स के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में डील करने वाली हूं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में काफ़ी रिडक्शन उस पर दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, जब हम किसी मेंबर में दोनों साइड से उसको पकड़ करके खींचेंगे मतलब टेंसाइल लोड लगाएंगे, तो जब उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, वो जो एरिया होगा, उसकी जो थिकनेस होगी उस मटेरियल की, वो कैसे होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें रिडक्शन आने लगेगा। अब परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन कैसे निकाला जाता है? Percentage of elongation is equals to final length minus initial length divided by initial length into 100। जब हम किसी मेंबर पर टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उस टाइम उसमें जो पहले उसका जो लेंथ हुआ करता है उसे हम कहते हैं इनिशियल लेंथ। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड उसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, तो वो जो आफ्टर इलोंगेशन मिलता है वो कहलाता है हमारा फाइनल लेंथ। इसके लिए कुछ लिमिट्स गिवन है। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन इफ़ इन केस 5% से कम हो तो वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। इफ़ 5% से 15% के बीच में हो तो इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल, सॉरी यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल आना चाहिए, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। और इलोंगेशन परसेंटेज 15% से ज़्यादा हो तो परफेक्टली डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। प्रोसीजर, अभी हम इसके प्रोसीजर में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिंपली हम उसके नॉर्मल कंडीशंस में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। जब हम मटेरियल की टेस्टिंग में बात करेंगे तो मैं इस तरीके की पूरी जो प्रोसीजर है उसको मैं वहाँ पे टेस्टिंग में आपको एक्सप्लेन करूँगी। बस आपको यहाँ प्रोसीजर में जानने वाली बात ये है कि हमारे पास एक मशीन होता है जिसका नाम होता है UTM मशीन, मतलब सॉरी UTM, एम मतलब ही मशीन होता है, UTM मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कंप्रेसिव टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट एक ही मशीन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सेक्शन है, यहाँ पे कंप्रेसिव टेस्टिंग होती है, यहाँ पे एक स्पेसिमेन रखकर दोनों तरफ से कंप्रेस किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर पे एक सेक्शन है जहाँ पे कंप्रेसिव टेस्टिंग टेंसाइल टेस्टिंग की जाती है। अब आप यहाँ पे एक स्पेसिमेन देख रहे हैं, तो ये स्पेसिमेन इस पोजीशन पे रखा जाता है। दोनों जॉ के बीच में इस दोनों स्पेसिमेन का जो बॉर्डर है उसको ये एक जॉ और दूसरे जॉ में फिट कर दिया जाता है। फिट करने के बाद में उसे दोनों तरफ से खींचा जाता है, मतलब टेंसाइल लोड लगाया जाता है। जब उसमें टेंसाइल लोड लगाया जाता है तो वो एक टाइम आने पर उसका इलोंगेशन होने लगता है, लेंथ उसकी बढ़ने लगती है, बट उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें रिडक्शन आने लगता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब वो किसी पोजीशन में आकर के, किसी सेक्शन में आकर के वो बियर नहीं कर पाता है स्ट्रेस को और वो वहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो वो जिस स्ट्रेंथ में ब्रेक होता है वो उस स्पेसिमेन का टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। अब देखिए, स्ट्रेस दो तरीके से होती है, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस। अब डिफरेंसेस क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमने पहले से इसका डेफिनेशन या फॉर्मूला पढ़ा है, P डिवाइडेड बाय A, मतलब लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसमें जो हम ये एरिया यूज़ करते हैं वो एरिया क्या होता है, जब हम किसी एक स्पेसिमेन को टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उस स्पेसिमेन का जो एक्चुअल एरिया होता है वो एरिया हम इस फॉर्मूला में पुट अप करते हैं, मतलब A इज इक्वल्स टू इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। बट एक्चुअल में प्रोसीजर के टाइम ऐसा तो होता नहीं है। जब हम एक लोड लगाते हैं तो हमको एक एरिया मिलता है, फिर जब हम उस पर और लोड इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा एरिया होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं स्पेसिमेन में
कि जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी इसका कुछ ना कुछ एरिया था, बट धीरे धीरे लोड लगाने पर जैसे जैसे हम लोड लगाते गए उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में रिडक्शन होने लगा। तो इस टाइप के जो एरिया होगा, मतलब लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी कौन सा, रिडक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कहलाता है हमारा ट्रू स्ट्रेस। और हर एक लोड में स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग आती है, बट इतना डीप ना जाते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वेरिएशन आता है स्ट्रेस में, तो हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। अब यदि हम एक डक्टाइल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं तो हमें एक कर्व प्लॉट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब A B C D, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स क्या हैं, तो जो पॉइंट A है वो है प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर ऐसा मटेरियल जब वो हुक्स लॉ को ओबे करे। हुक्स लॉ मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये कहलाता है आपका हुक्स लॉ। तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं आप, जो सेक्शन जा रहा है ये मटेरियल क्या फॉलो कर रहा है, ए पॉइंट तक प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद जब बी पॉइंट आता है तो बी पॉइंट में इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट मतलब जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं और जब हम उसको लोड को रिमूव कर देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ओरिजिनल पोजीशन पे आने की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। बट एक ऐसा टाइम आता है या एक ऐसा लिमिट आता है जहां आने के बाद जिससे यदि वो आगे स्ट्रेस हो जाए तो वो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, मतलब अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी वो क्या कर देता है, खो देता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, जो कि क्या कहलाता है, पॉइंट बी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है सी और डी, ये दोनों पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब सी की बात करते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आने के बाद स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ने लगती है। अब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट होती है। यील्डिंग स्टार्ट होना मतलब अभी हमको पता है कि किसी मटेरियल को हम पकड़ करके खींच रहे हैं किसी फोर्स को लगाकर, तो वो मटेरियल अपने अंदर एक ऐसा फोर्स जनरेट करता है जो कि अपने आप को उस फोर्स के डायरेक्शन पे मूव करने से रोकता है, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, मतलब F। अब यील्डिंग के पहले ऐसी कंडीशन होती है कि जो फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है, जो भी अप्लाइड फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है। तो उस कंडीशन पे जो आपका मटेरियल है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो आ जाता था, बट जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट होती है उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना बंद कर देता है। एक तरीके से आप उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो एक सी पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से आपका जो यील्डिंग है वो स्टार्ट होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से, एक सेकेंड, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो गया है कि जो अप्लाइड फोर्स है अब वो ज़्यादा हो जाता है और रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स यदि कम हो जाता है तो उस कंडीशन पे वो मटेरियल अपने वापस पोजीशन पे नहीं आ सकता, और आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस कंटिन्यूसली नीचे जाने लगता है। मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें हमारा लोड कम लग रहा है और जो स्ट्रेन है वो हमको मिल रही है, कम लोड में ही हमको स्ट्रेन मिल रही है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट कहलाता है आपका लोअर यील्डिंग पॉइंट। अब एक पॉइंट मिला है हमको ई पॉइंट कहलाता है। अब ई पॉइंट में क्या होता है कि जब हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब देखिए मॉलिक्यूल्स इस तरीके से लाइन में होते हैं। अब जब यील्डिंग स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन पे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है।
जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उस पर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट जब वो डी पॉइंट से आगे की तरफ आप देख सकते हैं इस तरीके का एक जिगजैग पोर्शन मिल रहा है जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं है, सेम लोड लगा कर रखे हैं और स्ट्रेन उस पर हमको मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी एकदम हाई हो जाती है और ग्राफ फिर से आगे की तरफ प्लॉट होने लगता है। तो वो क्यों होता है, ई तक के प्लॉट क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मटेरियल होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है जो दूर दूर चले गए थे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था, उनके बीच में स्टक मॉलिक्यूल्स प्रोसेस हो जाती है। मतलब ये जो पैरेलल पोजीशन पे थे वो अब इंक्लाइन पोजीशन पे आ जाते हैं और एक दूसरे को स्टक कर लेते हैं, एक दूसरे को जाम कर देते हैं। जब जैम किया जाता है तो उस कंडीशन पे वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लॉक होने के बाद उसमें और इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी कैपेसिटी उसकी आ जाती है कि उसमें जब हम ज़्यादा लोड लगाते हैं तो वो कम स्ट्रेन प्रोवाइड करता है। तो इसे हम एक तरीके से इंक्रीजिंग लोड कैरिंग या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी उसकी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा एफ, जो कि है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, जहाँ आने के बाद हमारा जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है। इन केस आपको यदि यील्ड पॉइंट शो नहीं हो रहा है आपके ग्राफ में, तो उस कंडीशन पे जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ बना है जिसमें आपको अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन पे आप एक ऑफसेट ड्रॉ करेंगे स्ट्रेन की एक्सिस में, एक्स एक्सिस में एक ऑफसेट ड्रॉ करेंगे और उस ऑफसेट की लिमिट होती है 0.15 से लेकर 0.2% का। यहाँ से आप 0 से 0.15 या फिर 0.2% का ऑफसेट लेंगे और आपके जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब हुक्स लॉ वाला जो लाइन होती है उसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जा करके आपके इस कर्व को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा या कट करेगा। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेस, और वही स्ट्रेस जो वैल्यू आपको स्ट्रेस एक्सिस में शो करेगी वो स्ट्रेस कहलाएगी आपकी यील्ड स्ट्रेस। तो ये एक प्रोसीजर है इन केस आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम गिवन है और आपसे पूछा जाए कि यील्ड स्ट्रेस कौन सा है, तो आप इस तरीके से एक ऑफसेट डाल सकते हैं। ऑफसेट डालने के बाद में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उस कर्व को एक प्रूफ स्ट्रेस पॉइंट में कट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका यील्ड स्ट्रेस चेक कर सकते हैं। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा मोटो यही है कि मैं बस आपको काफ़ी स्मूथ तरीके से सॉम को बेसिक को डील करवा सकूं। ओके, थैंक यू।